हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सेल। उसके बाद हमने उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे थे, उसे डिस्कस किए थे और आपको लास्ट एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया था जिसका आंसर आई होप कि आपका 3.1 आ गया होगा, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और ये थे वो क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे। तो आज की जो लेक्चर होगी हमारे पास, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 4 टाइप्स ऑफ हाफ सेल हमारे पास होते हैं। तो आज हम उन्हीं हाफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम वो 4 हाफ सेल भी पढ़ेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन के फॉर्मूले और उसकी थ्योरी। और नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे नर्स इक्वेशन के एप्लीकेशंस, उसके क्वेश्चंस। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब तक हम एप्लीकेशन और क्वेश्चन नहीं करते तब तक हमारा थ्योरी वेस्ट है, जस्ट अ वेस्ट। इसलिए अगले लेक्चर में हम नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनकी एप्लीकेशंस को यूज करके हम उस पर और नए नए अलग अलग फॉर्मूलेज और थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और फिर उन एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ हाफ सेल। सबसे पहला जो हाफ सेल है उसे हम कहते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये वाला जो मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता है वो जनरली कॉमनली हमेशा यूज किया जाता है, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। जेईई मेंस और नीट में भी जनरली इसी हाफ सेल का यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और भी हाफ सेल्स का यूज होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो सबसे आसान होता है वो यही होता है और सबसे कॉमन भी होता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, इसके नाम से ही एज द नेम सजेस्ट कि दोनों जो हाफ सेल्स होंगे, हम जानते हैं कि जब भी एक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, गैल्वेनिक सेल लेते हैं, चाहे कोई भी सेल लेते हैं, उसमें जो दो हाफ सेल्स होते हैं उसमें से एक हाफ सेल जो होता है, अगर वो हो सकता है कि वो जो उसका जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट टाइप का, और जो एनोड और कैथोड दोनों जो है अलग अलग टाइप के हो। तो अगर जो मेटल मेटल आयन हाफ सेल है वो क्या बोलता है कि वो ऐसा हाफ सेल है मेटल मेटल आयन, यानी कि उसका एनोड वाला भी मेटल हो और कैथोड पार्ट भी मेटल हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो ये डायग्राम वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था उसमें हमने देखा था ये जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक का है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, कॉपर का है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मेटल्स है और मेटल है, और साथ ही में जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज करें वो इन्हीं के आयंस है, वो इन्हीं के इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस है। जिंक का हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है तो इसमें जिंक प्लस ही यहाँ पे एनायन या कैटायन एज हम यूज करें, और यहाँ पे कॉपर के ही सॉल्ट को हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रोड्स जिसमें मेटल मेटल आयन, यानी कि दो मेटल्स हो, यानी कैथोड और एनोड दोनों मेटल्स के बने हो और उन्हीं के एनायंस एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करें, उन हाफ सेल्स को हम कहते हैं क्या, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। अब आप इसके रिएक्शंस देखें तो अगर एनोड की बात करें, एनोड में हम जानते हैं हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करें। और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होता है, कैथोड में ऑलवेज रिडक्शन होता है, तो वो n इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड में छूटे थे उन्हें वो एक्सेप्ट करके मेटेलिक सॉलिड बना लेगा। अगर हम नर्स इक्वेशन जब पढ़ लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा जो हम इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद दोबारा से इसी लेक्चर के लास्ट में एक बार फिर से इधर आएंगे, ये फॉर्मूलेज हमने किस तरह लिखे वो देखेंगे। तो ये हो गए उनके कैथोड पे रिएक्शन और एनोड पे रिएक्शन हो गए। ठीक है, ये होता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। आई होप कि इतना आसान था, आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास गैस गैस आयन हाफ सेल। गैस गैस आयन हाफ सेल क्या होता है, यानी कि उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों जो हाफ सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, गैसियस होंगे। मतलब जहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का यूज करें वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का यूज नहीं करेंगे, एज अ फनल, एज अ पाइप या फिर समथिंग वेसल टाइप का हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके अंदर ये जो आपको पतली सी तार जैसे दिख रही है वो एक्चुअली में प्लेटिनम वायर है। ठीक है, हम प्लेटिनम वायर का यूज करेंगे, ये उसका लूप है, प्लेटिनम लूप भी इसे बोल सकते हैं। और ये जो प्लेटिनम लूप है और जो बाहर में इसी वेसल के अराउंड जो ये सराउंडिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन गैसेस प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप क्लियरली प्लेटिनम वायर है और यहाँ पे अंदर में क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस होगा, और यहाँ पे जो एज यूजुअल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस तो बाहर में प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, ये दोनों जो है गैस और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दोनों यहाँ पे सेपरेटेड होंगे। ठीक है, वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो हम बता रहे हैं वो हाफ सेल्स है। ठीक है, ये हाफ सेल्स है। हो सकता है जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं हमारे पास दो हाफ सेल्स होते हैं, तो हो सकता है ये वाला जो है मेटल आयन हाफ सेल हो और ये हो सकता है गैस आयन हाफ सेल हो। समझ में आ रहा है,
हो सकता है दोनों ही मेटल मेटल आयन हाफ सेल हो सकता है दोनों ही गैस गैस आयन हाफ सेल हो, मतलब हम जितने भी टाइप्स यूज करेंगे हो सकता है कि दोनों हाफ सेल सिमिलर हो, या फिर हो सकता है कि एक हाफ सेल किसी और चीज का हो और एक हाफ सेल दूसरा टाइप का हो। ओके, तो जो ये गैस गैस आयन टाइप हाफ सेल होता है, अगर इसके कैथोड पे रिएक्शंस की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो आयोनाइज क्या होगा, प्लेटिनम थोड़े ना आयोनाइज होगा भाई, तो हाइड्रोजन ही आयोनाइज होगा। तो H2 में एज ए मॉलिक्यूल H2 प्रेजेंट होता है तो वो आयोनाइज होगा, तो 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में होगा। ये वाला फिर से जो इक्वेशन आ रहा है, ये वाला इक्वेशन नर्स इक्वेशन का है, ये नर्स इक्वेशन है। ये इक्वेशन को हम फिर से डिस्कस करेंगे, अभी लेक्चर खत्म होने के जस्ट पहले ही जब हम नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे तब इस पर फिर से आएंगे, तो इस इक्वेशन को फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। तो ये है कैथोड में जो रिएक्शंस होती है। और अगर बात करें एनोड में रिएक्शंस, तो एनोड में क्या होता है, एनोड में हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी एक सेकेंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम जानते हैं कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड में क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो H2 क्या होगा, H प्लस में होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये डेफिनेटली क्या होगा, एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोडिक रिएक्शन होगा। और ये कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है तो ये यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो H प्लस जो है H2 में हो जाएगा। ये अगर हम बात करें जैसे कि अगर ये एनोड अगर हम यूज करें या फिर अगर कैथोड यूज करें तो उसमें क्या क्या रिएक्शंस होती है, ठीक है। हो सकता है दोनों ही जो हाफ सेल्स है वो गैस गैस आयन हो, या फिर हो सकता है एक हाफ सेल गैस आयन हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अगला जो हमारा थर्ड टाइप है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स हाफ सेल। एक्चुअली रेडॉक्स हाफ सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि गैस आयन में क्या होता था, एक प्लेटिनम वायर होता था, उसी तरह यहाँ पर भी जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे वो प्लेटिनम वायर यूज करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उस वो क्या होता है, एक ही मेटल का होता है, लेकिन उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास Fe2+ का भी और Fe3+ का भी इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह के आयंस प्रेजेंट है, लेकिन वो सेम एलिमेंट के हैं। हम क्या करें, प्लेटिनम वायर को हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज करें, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें हम आयंस का यूज कर रहे हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है बट जो एलिमेंट्स है वो सेम है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आयरन का 2+ और 3+, फेरस और फेरिक हम देख रहे हैं आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा, अगर हम जानते हैं कि हम इसे एनोड पे भी यूज कर सकते हैं और कैथोड पे भी यूज कर सकते हैं, तो अगर हम इसे एनोड पे यूज करेंगे तो हम जानते हैं डेफिनेटली एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड में क्या होगा, Fe2+ आयंस क्या होंगे, Fe3+ हो जाएंगे। अब डेफिनेटली आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग से कि Fe का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है वो 3+ है, Fe जो है और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में Fe3+ जो है Fe4+ नहीं हो सकता, इसलिए Fe2+ जो है Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये जो है नर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला इक्वेशन बनेगा। इन इक्वेशंस पे हम फिर से आएंगे। तो ये है हमारा एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरह कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, Fe3+ यहाँ पे रिडक्शन होगा, Fe3+ Fe2+ में चल जाएगा, और इसका भी ये नर्स इक्वेशन है। अगला आता है हमारे पास मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल या स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल। भाई इतना सा लंबा सारा नाम है, ये तो डेंजर है। नहीं भाई, ये डेंजर थोड़ा सा तो है लेकिन बड़ा आसान ही है वैसे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है, इस पे एडवांस में रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, जनरली नहीं ही आते हैं। और बाकी नीट मेंस में तो आज तक नहीं पूछेगा, और चांसेस भी बहुत कम ना के बराबर ही है कि ये पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना यहाँ पे, वो स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है। एग्जांपल सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी हम लेते हैं, वैसे AgF तो होता नहीं है जनरली नॉर्मल लिक्विड स्टेट में, इसलिए हम अगर AgCl की बात करें तो AgCl भी क्या है, एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो होते हैं जो कि वाटर में ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं। आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा ही होगा, जिसकी हम KSP और SP वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के ले रहे हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसी सॉल्ट के कैटायन की लेंगे। जैसे यहाँ पे AgCl अगर हम यूज करें तो हम Ag का ले लेंगे, और उसकी जो लोअर पोर्शन है, यानी कि जो पोर्शन Ag इलेक्ट्रोड का इन द सॉल्यूशन होगा, वो हम AgCl की लेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसके जो लोअर पोर्शन, यानी कि वो पोर्शन जहां जो
सीधा सीधी इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करेगा, जो इलेक्ट्रोलाइट के टच में रहेगा, उसे हम क्या करेंगे, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से पूरा लेयरिंग करके रखेंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इसके एनायन का होगा और जो ऊपर का इलेक्ट्रोड होगा वो इसके कैटायन का होगा। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसके लोअर पोर्शन में स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का लेयरिंग होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एनायन का बना होगा, और जो अब बाकी का इलेक्ट्रोड है वो इसके कैटायन का बना होगा। ठीक है, तो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं वो आप जानते हैं। तो अगर इसकी कैथोड और एनोड पर रिएक्शंस की बात करें तो ये क्या होगा, Ag प्लस जो इलेक्ट्रॉन लेके Ag हो जाएगा, और AgCl जो यहाँ पे है सॉल्ट, ठीक है, AgCl जो है वो क्या होगा, Ag प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें तो ये हो जाता है AgCl एक इलेक्ट्रॉन को लेके Ag प्लस Cl माइनस हो जाता है। एक्चुअली ये रिएक्शन तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये देखने में अजीब सा लग रहा है इसलिए क्योंकि ये ओवरऑल रिएक्शन है, बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। ठीक है, मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा है वो यही हो रहा है। और अगर एनोड पर रिएक्शन की बात करें, इफ अगर एनोड एज ए एनोड यूज किया जाएगा तो क्या होगा, AgCl जो है Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और Ag प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन जाएगा, और जो फाइनल रिएक्शन है वो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। थोड़ा अजीब सा ये रिएक्शंस लग रहे हैं, बट ये ओवरऑल रिएक्शंस है इसलिए हमें थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, बट मैकेनिज्म इज समथिंग डिफरेंट। इनकी सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो दिस वेयर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल, जो कि आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इनकी जो नर्स इक्वेशंस है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमारे पास कोई भी सेल अगर क्वेश्चंस में दिए हुए रहेंगे, आपको बुक में देखने को मिला होगा कि जो भी सेल होते हैं उनके रिएक्शंस को हम इस तरह करके डिनोट करते हैं, इस तरह करके लिखते हैं। ये जो डबल पैरेलल लाइंस है इसे हम सॉल्ट ब्रिज को ये रिप्रेजेंट करता है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। और ये जो A सॉलिड और A प्लस है, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो हमारे पास कंपार्टमेंट है, लेफ्ट साइड वाला कंपार्टमेंट वो एनोडिक कंपार्टमेंट होता है, और जो राइट साइड वाला कंपार्टमेंट होता है वो कैथोडिक कंपार्टमेंट होता है। यानी कि ये जो B होगा इसका रिडक्शन होगा, यानी Bn प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा B में, और एनोड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब A जो है An प्लस बन रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो देखें कि अगर कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। राइट साइड वाला जो पार्ट होता है वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हो रहा होगा, रिडक्शन Bn प्लस का N इलेक्ट्रॉन से लेके ये B बन रहा होगा, और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है इसलिए लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो एनोड का होता है, इसलिए वो क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर और Ag का हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, CuS सिंगल लाइन Cu2 प्लस एक्वस 0.1 m। ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंसंट्रेशन है Cu2 प्लस का वो कितना है, 0.1 मोलर है, और जो राइट साइड है Ag प्लस उसका कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, और यहाँ पे ये कैथोडिक है, ये एनोडिक है। और हम जानते हैं कि अगर हमें ये जो सेल है, जिस सेल का ये रिप्रेजेंटेशन है, उस सेल का अगर हमें ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी कि EMF वैल्यू निकालना है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी ई नॉट सेल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब जानते हैं, हमने पहले ही देखा है, तो कैथोड यहाँ पे राइट साइड वाला है, एनोड लेफ्ट साइड वाला है, इसलिए इसे हम ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको NCERT के पेज में आपको एक टेबल दिखाया था जिसमें अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हुए थे। वैसे मैं आपको बता दूं, वो जो अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल्स थे वो लिखे जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है भाई, वो हाइड्रोजन ही है। हाँ, जहाँ पे कोई नहीं मिलता है, जहाँ पे कोई बंदा काम नहीं आता है, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही काम आता है, हमेशा हाइड्रोजन बॉस होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम, आप जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि गैस आयन टाइप जो हाफ सेल होता है, तो जो हमने देखा था वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को हमने लिया था। तो उस तरह के जो सेल्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे प्लैटिनम सॉलिड, प्लैटिनम बिकॉज हम इलेक्ट्रोड हम प्लैटिनम का ले रहे थे, प्लैटिनम वायर, और हाइड्रोजन गैस ले रहे थे। अब भाई हाइड्रोजन का गैस का कंसंट्रेशन तो नहीं हो सकता, उसका प्रेशर होता है, तो इसलिए हम उसके बगल में उसका प्रेशर लिखते हैं, और Cu प्लस के और Ag प्लस के बगल में हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते थे, तो यहाँ पे प्रेशर लिखते हैं। और राइट साइड के कंपार्टमेंट में अगर H प्लस, जो हम जानते हैं कि कैथोड या एनोड में जहाँ भी होगा H प्लस तो कहीं ना कहीं होगा ही, जो आयोनाइज होता है, तो उसके कंसंट्रेशन हम ऐसे करके लिखते हैं। This half cell is called standard hydrogen electrode and E naught cell is 0 volt। ठीक है,
0 वोल्ट एज अ कन्वेंशन बाय कन्वेंशन यहाँ पे IUPAC और सब ने स्टैंडर्ड यूनिवर्सल इंटरनेशनल जो हमारे पास ये होती है, क्या बोलते हैं उन्हें, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो सब ने इन्हें मतलब ऑफिशियली बोला है कि ये जो बाई कन्वेंशन हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल ऑफ हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल हम 0 लेंगे और बाकी सारे जो रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स हमने टेबल में देखे वो सारे विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के निकलता है। सो दिस वाज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सेल रिप्रेजेंटेशन। अब बढ़ते हैं हम नर्स इक्वेशन की तरफ। वैसे जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है ना वो अभी बेकार का लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्वेश्चंस में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे वो सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही दिए हुए रहेंगे। उनके रिएक्शंस आपको खुद लिखने होंगे, इन्हें देख के और उनके कंसंट्रेशन वैल्यूज लगाने होंगे और तब जाके आप नर्स इक्वेशन भी यूज कर पाएंगे जब अगर आप इसे रीड करना जानते हैं। सो हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमॉन्ग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नर्स इक्वेशन। ठीक है, नर्स इक्वेशन, नर्स जो थे आप जानते ही है कि साइंटिस्ट था तो उसके नाम पे रख दिया, थे एक्चुअली, ठीक है, रिस्पेक्ट देम। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जब भी हम ई नॉट सेल अगर हमें निकालना पड़ता है, ई नॉट सेल हमें निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकालते हैं या फिर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, हमने अभी देखा था। ये क्या निकालते हैं हम, कब निकालते हैं, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस निकालते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या था, 180 एम एंड 298 केल्विन, आपको 293 केल्विन मैंने आपको बताया ही था। 293.15 केल्विन जो होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम ई नॉट सेल की वैल्यूज निकालते हैं। बट व्हाट अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, हम रेगिस्तान में जाके एक्सपेरिमेंट करें तो हमारे पास क्या होगा, कंडीशंस अलग होंगे और अगर कंडीशंस अलग होंगे तो ये जो ई नॉट सेल है वो ई सेल के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो ई सेल है वो डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशन से हम नहीं ले रहे। तो भाई अब उस सेल की हम कैसे फाइंड करें पोटेंशियल, तो उसका जो ई सेल है उसके लिए नर्स ने हमारे पास ये इक्वेशन दिया था, ई नॉट सेल माइनस RT/NF तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर इन केल्विन है, F फैराडेस कांस्टेंट जो कि 96500 कूलम पर मोल और N फैक्टर, Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो Q पढ़ा था ना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था ना, तो वो जो Q था ना एट एनी टाइम एट एनी कंसंट्रेशन, ये है वही Q है। ठीक है, तो ये Q है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये RT/NF है, इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये ln में है। ln जो होता है बेस E पे होता है, अगर हम उसे बेस 10 पे करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम ये 2.303 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और अगर हम इसे टेम्परेचर को अगर हम 298 केल्विन और फैराडे तो 96500 होता ही है। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी जो है T जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, तो हमारे पास हम फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.E सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n सॉरी छोड़ गए यहाँ पे, माइनस 0.06 अपॉन n लॉग Q टू द बेस 10। ठीक है, टू द बेस 10 है ये, आप हमेशा याद रखिएगा। एमसीक्यूज में क्या होता है, जनरली हम एवरेज नॉर्मल वैल्यूज भी लेके चल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आता है माइनस 0.059 अपॉन n आता है, बट हम इसे माइनस 0.06 भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन जो इंटीजर टाइप में होगा तब भाई माइनस 0.059 ही लगाना, सीधे इनके ओरिजिनल वैल्यूज ही रखना, क्योंकि उसमें जो 0.2 का भी अगर 0.01 का भी अंतर आ गया आपके आंसर में तो वो क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हम एमसीक्यू बनाएंगे तो सीधा यही फॉर्मूला रखेंगे, बट ओनली एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब हम अगर बात करें ई नॉट सेल हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में होते हैं। तो भाई अगर हम ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है उनका टेम्परेचर क्या होता है 293.15 केल्विन, लेकिन अगर हमारे पास इस केस में ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये किस कंडीशन में, एट टेम्परेचर T इक्वल्स टू 298 केल्विन, या फिर हम इसे नियरली अबाउट 300 केल्विन भी लिख सकते हैं। 300 केल्विन या 298 केल्विन दिया हुआ है तो आप एमसीक्यूज में डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आती है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि फॉर यूजिंग नर्स इक्वेशन रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अब जब भी रिएक्शन या के लिए नर्स इक्वेशन लिखने जाएंगे तो उसे पहले बैलेंस कर ले, उसके बाद ही लिखे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन है, हमारे पास क्यू टर्म आ रहा है। क्यू जो हम जानते हैं कि इससे लिया गया है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से लिया गया है, तो हम जानते हैं कि क्यू लिखने के लिए हमें रिएक्शन जो है बैलेंस्ड होना जरूरी है। अब सेकंड क्या है, इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन हाफ सेल एज वेल एज फुल सेल्स। जो हम जानते हैं कि दो हाफ सेल्स होते हैं, अगर हम दोनों को मिला दें तब भी उनके लिए भी नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं और सिंगल हाफ सेल्स के लिए भी लिख सकते हैं।
अब अगर बात आती है सिंगल हाफ सेल्स के बारे में लिखना, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन आया था ई ऑक्सीडेशन इज ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.06 बाई एन लॉग। अब आपको समझ आ रहा है ये कैसे आया था नर्स इक्वेशन में। अगर हम बैठा दें तो ये हाफ सेल्स को हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने नीचे भी देखा था ये जो हमने लिखा था, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने ये कैसे लिखा था। क्यों? क्योंकि हम इसे हाफ सेल्स के लिए भी एज यूजुअल यूज कर सकते हैं। देखा माइनस 0.06 हम यूज कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एट Q इक्वल्स टू KC, हम जानते हैं कि हमने जो फॉर्मूला में यहाँ पे Q को यूज किया है, अगर Q यानी कि रिएक्शन कोशेंट जो है अगर KC है, यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है AN प्लस और B का, ये अगर इक्विलिब्रियम को रीच कर जाए, हम जानते हैं कि हम जब भी ई सेल निकाले तो वो अलग अलग टाइम पे निकाल रहे हैं, अलग टाइम पे निकाल रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाले जब जो है इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन का रीच कर चुका है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन सेल्स है, जो हाफ सेल्स है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अब अचीव हो चुका है, यानी कि अब ना कोई ऑक्सीडेशन होगा ना कोई रिडक्शन होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो अब हम जानते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में ये जो रिएक्शन थे, ये रिएक्शन अब रुक चुकी है। अब दोनों के बीच रिएक्शन रुक चुकी है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसलिए जो हमारा ई सेल जो है अभी के टाइम पे जो ई सेल हमारे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं Q अगर KC के बराबर हो जाए, यानी कि जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाए दोनों सेल, तो हमारे पास ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो